हेलो एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, जैसे एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, उनको वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। आज की क्लास में जैसे हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है 1.1 एक्सरसाइज, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं और उनके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं आज। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन में ये गिवन है, गिवन दैट एचसीएफ 306 and 657 इक्वल 9। इट मीन्स इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ हो कितना है 9, और हमें क्या पता करना है इन दोनों नंबर का एलसीएम। तो किस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने एक वेरिफिकेशन का फॉर्मूला देखा है लास्ट क्लासेस के अंदर। क्या था? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल ए इंटू बी। ए और बी क्या होते हैं वहां पे? वो दो नंबर्स जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। तो चलिए उसी फॉर्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल ए इंटू बी। और ए और बी क्या है यहाँ पे? वो दो नंबर जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो वो दो नंबर क्या है यहाँ पे? 306 और 657। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या हमारे पास कोई वैल्यू है? यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास? ए इक्वल 306, बी इक्वल 657 एंड एचसीएफ इक्वल 9। ये तीनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं। तो एलसीएम इंटू 9 इक्वल 306 इंटू 657। नेक्स्ट स्टेप में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो एलसीएम इक्वल 306 इंटू 657 अपॉन में 9। अब इसको कट करते हैं। तो देखो डायरेक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 9 से? तो हम लोग ये कर सकते हैं, 3 से चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 प्लस 6 इक्वल 9 होता है और 9 3 से डिवाइड होता है। इट मीन्स ये इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड। और कितने टाइम्स डिवाइड हो सकता है ये? 102 टाइम्स। और ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। और 3 से ये फिर से डिवाइड हो रहा है 102। कितने टाइम्स होगा? चलिए चेक करते हैं। यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो 9 3 टाइम्स, फिर 12 4 टाइम्स। इट मीन्स कितना हो गया ये? 34। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली है 34 इंटू 657। इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए इधर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 657 इंटू 34, 7 इंटू 4 28, 8 2 कैरी, 4 5 जा 20, 22 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 2 26। 3 से करते हैं। 3 इंटू 7 21 2 कैरी, फिर 3 इंटू 5 15 और 2 17 1 कैरी, 3 इंटू 6 18 19, 8 3 6 12 13 1 कैरी, 12 और 1 कैरी 2 2 2 3 3 8। तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ गया इसका? 2 2 3 3 8। तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल क्या होगा? 22,338। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में गिवन है एचसीएफ और 2 नंबर्स, और हमें एलसीएम क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर हमें ऐसी कंडीशंस मिले जहां पे 3 क्वांटिटीज गिवन और फोर्थ फाइंड आउट करनी हो, तो हमारे पास वेरिफिकेशन का फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल ए इंटू बी। तो हमने वही यूज में लिया है। यहाँ पे एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, एचसीएफ की वैल्यू गिवन है, ए और बी की वैल्यू भी गिवन है। फिर उसको क्या किया? नॉर्मली हमने कैलकुलेशंस किए और एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं सभी क्वेश्चंस तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन।
चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं हमें 6 raised to the power n, 6 की हम लोग नॉर्मली ये कहते हैं 6 की पावर n, इसको प्रोनाउंसिएट कैसे किया जाता है 6 raised to the power n। और ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 6 raised to the power n, यहाँ पे n की वैल्यू में अगर कोई भी नेचुरल नंबर रखूं तो क्या कभी मेरे को एंड डिजिट बोला है, एंड डिजिट को हम लोग ये कह सकते हैं यूनिट प्लेस, क्या यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है? तो वो कैसे हम लोग ये प्रूव करेंगे, ये हमसे पूछा है। तो हमें क्या करना है, इसको प्रूव करके बताना है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। लेकिन इसको हम लोग नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड से पता कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी डिजिट की यूनिट प्लेस पे 0 लाना है तो उसके फैक्टर्स के अंदर 5 और 2 होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैं बात करूं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 4 पावर 5 कितने भी करो, हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स में क्या आता है, हमेशा 5 into 2 आता है। ऐसे ही हम लोग 20 के फैक्टर्स करेंगे। जिस भी नंबर के फैक्टर के अंदर अगर 5 and 2 दोनों आ रहे हैं 1 टाइम, चाहे 2 टाइम आए, कितने भी टाइम्स आए, बट इन दोनों का आना जरूरी है। अगर ये दोनों आ जाते हैं उस केस में हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या होता है 0। हमें इतना पता है। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि जो नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या उसके फैक्टर्स के अंदर 5 और 2 दोनों आते हैं। चलिए एक बार फिर से बताता हूं, अभी क्या बताया मैंने। किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स में 5 and 2 अगर आता है तो उस केस में हमेशा यूनिट प्लेस क्या आएगी 0। चाहे उसका हम लोग स्क्वायर करें, चाहे क्यूब करें, चाहे पावर 4 पावर 5 पावर 100, चाहे कितनी भी पावर करें, हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा 0। लेकिन उसके फैक्टर्स में क्या आना चाहिए 5 और 2 दोनों। अगर सिर्फ 5 है तब भी नहीं चलेगा, सिर्फ 2 है तब भी नहीं चलेगा। अगर दोनों साथ में आते हैं तभी क्या हो गई, यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है, या फिर ये कहें एंड प्लेस पे क्या आएगा 0। तो हम लोग इस क्वेश्चन को नॉर्मली ऐसे कह सकते हैं कि जैसे 6 की पावर n है, पावर से पहले हमें क्या करना है कि जो वैल्यू हमें गिवन है उसके फैक्टर्स देखने हैं, क्या 5 और 2 है। तो हम लोग 6 के फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 into 2, ऐसा भी हो सकता है ये। लेकिन अब हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि 3 और 2 फैक्टर है, क्या 5 और 2 दोनों हैं यहाँ पे, दोनों नहीं है। इट मीन्स इसकी यूनिट प्लेस पे क्या नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये तो हमने नॉर्मली हमारे लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व आउट किया, बट एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा। वहां पे पूरा क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिस्क्राइब करना है। तो हम लोग किस तरीके से इसको सोल्व आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप तो अपनी ये हो गई 6 raised to the power n। सेकेंड स्टेप में हम लोग ये कह सकते हैं नाउ वी फैक्टराइज 6, नाउ वी फैक्टराइज 6, और 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 into 3। फ्रॉम हियर वी कैन से, from here we can say if we want 0 at unit place, then the factors should have 5 and 2 both, 5 and 2 both in the factor of that number। देखते हैं कि हमने इस वर्ड्स में क्या कहा है। अगर हमें किसी भी नंबर के फैक्टर्स के अंदर अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए तो हमें उसमें फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए, 5 और 2 होने चाहिए उसके फैक्टर्स में। सिर्फ 5 और 2 हो जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों उसके फैक्टर्स में होने चाहिए। बट हियर हम लोग क्या कहेंगे, बट हियर हमें जो कंडीशन मिली है यहाँ पे क्या है, 2 इज इन द फैक्टर, 2 इज इन द फैक्टर, बट 5 is
not, but 5 is not present in the factor. According to this, we can say 6 raised to the power n never be given 0 at end place or a unit place. तो हमने इसके अंदर यही कहा है सिर्फ कि क्या कि कोई भी नंबर जो हमें गिवन है उसके फैक्टर्स, अगर सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स देखेंगे जो हमें क्या मिल रहे हैं 2 and 3 मिल रहे हैं, तो ये दो फैक्टर्स हमें मिले। फिर आगे की प्रोसेस में क्या मिल रहा है हमें, फ्रॉम हियर हम लोग यहाँ से ये पता पा रहे हैं कि इसके फैक्टर्स में क्या है 2 and 3, लेकिन अगर हमें एंड प्लेस पे 0 चाहिए तो फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए थे 5 and 2, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया भी कि इसके फैक्टर्स में क्या मिल रहा है हमें 2 मिल रहा है बट 5 नहीं मिल रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इट मीन्स हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 6 raised to the power n कभी भी हमें क्या नहीं देगा, एंड प्लेस को चाहे यूनिट प्लेस को वहां पे 0 नहीं देगा। अब चाहे हम लोग इसकी पावर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कुछ भी पावर रखें, कभी भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए तो फैक्टर्स में क्या आना चाहिए 5 and 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है वो देखते हैं। एक्सप्लेन वाई, ये एक नंबर हमें गिवन है एंड नेक्स्ट नंबर ये गिवन है आर द कंपोजिट नंबर। हमें क्या है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर है, ये हमें एक्सप्लेन करना है और क्यों है। सबसे पहले यहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिला क्या कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, कि हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि कंपोजिट नंबर हैं ये डिस्क्राइब करना है या फिर ये कहें कि ये एक्सप्लेन करना है। तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जब हमें यही पता नहीं है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो पहले हम लोग ये पता करते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और ऐसी एक डेफिनेशन मिलती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं और वो कौन 1 और इटसेल्फ। इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं 1 तो एक फैक्टर सभी में है और 1 के अलावा कोई भी इनके अंदर अगर हमें 2 फैक्टर्स और मिल जाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि इनका क्या होगा, ये कैसे नंबर्स हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। तो इनको सोल्व करते हैं और फैक्टर्स पता करेंगे कि कोई भी 2 फैक्टर मिलने चाहिए, 1 अलग से रहेगा ही साथ में, इट मीन्स 3 फैक्टर्स तो डायरेक्ट हो गए। तो हमें 2 फैक्टर्स और निकालने हैं 1 के अलावा। चलिए इनको सोल्व करके हम लोग ये पता करते हैं क्या इनके मोर देन 2 फैक्टर्स है कि नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस नंबर को लेते हैं। नंबर गिवन है 7 × 11 × 13 + 13। सबसे पहले देखो एक ये 1 डिजिट बन रही है पूरा और ये 1 डिजिट बन रही है, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है, तो ये अलग हुआ और ये अलग। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ 13 कॉमन ले लेता हूँ। दोनों तरफ से 13 कॉमन लेने पे ये क्या बनेगा 7 × 11 और इधर क्या बन गया +1। कॉमन लिया तो इधर से तो 13 कॉमन आ गया और इधर से 13 कॉमन आया तो 1 बच गया। फिर देखो आगे क्या होगा, 13 इधर आ गया और 7 × 11 कितना होता है 77 + 1। 13 और 77 + 1 कितना होता है 78। तो हम लोग ये कह सकते हैं 13 और 78 के अलग अलग फैक्टर्स हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए। और साथ ही साथ एक फैक्टर और है जो यहाँ पे इनविजिबल कहते हैं, जिसको वो क्या है 1। 78 के फैक्टर्स हो सकते हैं बट हमें ऐसा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कंपोजिट नंबर कौन होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, और यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स आ चुके हैं।
अब इससे ज्यादा अगर फैक्टर्स निकालते हैं तो वो हम लोग ये कह सकते हैं हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। 78 के फैक्टर्स होंगे मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमने यहीं से ये प्रूव कर दिया कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो हम लोग इसको यहीं पे रोक सकते हैं, क्योंकि हमें तो यही प्रूव करना है कंपोजिट नंबर है या नहीं, और हमने इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब सेम इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट नंबर के लिए देखते हैं। इट मीन्स ये नंबर तो क्या है, कंपोजिट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 इंटू 6 सॉरी इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहां से कॉमन क्या लिया जा सकता है, इधर 5 है तो इधर से भी 5 कॉमन आएगा। 5 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 हमने कॉमन लिए है तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ये ध्यान रखना है कि लास्ट में 1 आएगा। कई बार क्या करते हैं बच्चे जल्दबाजी में यहाँ 5 लिख देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन इजी कैसे बन सकती है वो देखते हैं। 7 इंटू 6 42, फिर इंटू, इन तीनों को इंटू कर देते हैं। 4 इंटू 3 कितना होगा 12, 12 इंटू 2 24, और आगे हमारा +1 बचा हुआ है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सोल्व आउट करेंगे। कैसे, 40 इंटू 24 कर देंगे। 24 इंटू 4 कितना होता है 96, इट मीन 960, और फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, तो कितना हो गया 1008, 1008 प्लस 1, और बाहर कितना है 5 साथ में चल रहे हैं, तो यहां से हमें क्या मिल गया, इंटू इसको प्लस करेंगे तो 1009, और साथ में एक फैक्टर, अगर ये दोनों है तो इनके साथ में क्या रहेगा 1, तो इनविजिबल हर जगह पे रहता ही रहता है। चलिए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कितने फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए, और अगर ये 3 फैक्टर्स हैं तो ये भी कौन है, कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं हियर both the numbers have more than 2 factors, so they are composite numbers, इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी सोल्व करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई किया और प्लस किया, वैसे भी कर सकते हैं, बट वो टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको कॉमन लेके सोल्व आउट करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।